हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। एज यू नो, आपका एनसीईआरटी का एक शानदार सीरीज कंटिन्यू चल रहा है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, जहां पर आप लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 3 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ में। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट भी आपको सेपरेटली बनी हुई देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाकर के विजिट करो और आराम से आप अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करो। आपका एनसीईआरटी का एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन बन रहा है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हाईलाइट करना है, क्या चीज़ एडिशनल करना है। एक एक पॉइंट आपको इस सीरीज के थ्रू बता रहा हूँ। ये एक सीरीज आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप जब इसको कंप्लीट करेंगे, आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जितने भी आप प्रैक्टिस करने वाले हो वो सारे आराम से लगेंगे। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स, हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, यहाँ पर क्या चीजें होंगी, है क्या एक्चुअल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये कह रहा है ऐसे ऑर्गन जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ सिमिलरिटी शो करें, उनको हम लोग एक सिस्टम के अंदर डालेंगे जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नाम दिया। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इन सभी को एक साथ रखने पर हम लोग इसका नाम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देंगे। बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है वो कैसे हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए अपने फंक्शन को ही कंप्लीट करते हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो ध्यान से समझना जरा। पहला आपको देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईआर के नाम से जानते हैं। और क्या मिलेगा आपको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पार्ट देखने को मिलेगा, लाइजोसोम्स देखने को मिलेंगे, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर वैक्यूल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ, आपको 4 सेल के ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। पहला आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, दूसरा ये आपका गोल्जी बॉडी है, तीसरा हमारा लाइजोसोम होता है, और फोर्थ नंबर पर आता है ये वैक्यूल्स। ये 4 सेल के ऑर्गेनेल्स आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बने हुए देखने को मिलते हैं। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, कह रहा है जो ऊपर के कंपोनेंट्स हैं इनके साथ में कोई कोऑर्डिनेशन ना तो माइटोकॉन्ड्रिया का है, ना ही क्लोरोप्लास्ट का, ना ही प्रोक्सिसोम्स का, इसीलिए इनको इस सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता। देयर आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर नहीं करेंगे। चलो भाई, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो आपको देखने को मिलती है। अब ध्यान से समझना, ये आपके पास में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये कंप्लीटली न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग जानते हो, उसकी दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। अगर आप इसकी आउटर लेयर को देखोगे तो यहीं से आउटर लेयर से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो ही रही है तो फिर आप लोग जानते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में हम लोग यहाँ पर नीचे भी पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आर के नाम से जानते हैं, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको हेडिंग स्टार्ट करा रहे हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, उसको ध्यान से समझेंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क, आपको एक नेटवर्क या फिर आप रेटिकुलम कह सकते हो, इसकी तरह एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए नेटवर्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के नाम से हम इसको जानते हैं। Hence, ER divide the intracellular space into two distinct compartment, that is luminal, यहाँ पर आपको luminal फॉर्म देखने को मिलेगी, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनर साइड जो होता है उसको कह रहे हैं। एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मीन्स जो आपको साइटोप्लाज्म की तरफ देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखोगे द ई आर ऑफन शोज राइबोसोम्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अक्सर आपको यहाँ पर राइबोसोम्स इसके सरफेस पर देखने को मिलते हैं। और जब आउटर सरफेस पर आपको ई आर देखने को मिले, इस तरीके का जो ई आर होता है, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कहते हैं, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाएगा। आप उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिडर करते हो, मीन्स ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके आउटर सरफेस पर आपको राइबोसोम्स देखने को मिल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और ऐसा राइबोसोम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर आपको राइबोसोम्स एब्सेंट देखने को मिले, मीन सरफेस पर आपको देखने को नहीं मिलते, तो इस तरीके की जो उसकी लेयर होगी वो स्मूथ होती है और इसी वजह से इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया यहाँ पर, ये आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे ध्यान से समझेंगे इसको। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर ये बात कर रहा है, RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा, कह रहा है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा वहां पर RER का फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। इसके अलावा दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। कह रहा है जो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर की तरफ आपको सरफेस देखने को मिलेगी उसी को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर करते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोग बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो SER के नाम से जाना जाता है, इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछेगा तब आप कहोगे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे तब ये लिपिड सिंथेसिस करने में रोल प्ले करता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स, इसके अलावा एनिमल सेल की बात करेंगे तो स्टेरॉयडल हार्मोन का भी सीक्रेशन करता है, सिंथेसिस करता है, जो कहाँ पर होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है। अगर आपसे स्टेरॉयडल हार्मोन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए स्टेरॉयडल हार्मोन मेल के केस में कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। मेल के केस में हमें कौन देखने को मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन। जबकि फीमेल के केस में आपको कौन देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन। दो आपको पता होंगे, दो हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं, और कौन होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो फीमेल के हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं। मेल के अंदर आपको टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलता है। सारे अगर कंबाइन करके देखोगे तब आप कहोगे ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग का, तो एक बार आप थम्स अप कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना, जो कि न्यूक्लियस के आउटर सरफेस से ओरिजिन होता है, और आपको ये दो टाइप का देखने को मिलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, जो अपना नेक्स्ट इसके आगे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में हमें देखने को मिलता है। इसका नाम होगा गोल्जी एपैरेटस, या फिर हम लोग इसी को कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी एपैरेटस की हम लोग बात करते हैं। गोल्जी एपैरेटस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्जी, ईयर है 1898। पहली बार इन्होंने ऑब्जर्व किया डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में स्टेन डालने के बाद ये पता चला बहुत ही छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स थे। दीज वर लेटर नेम्ड, और बाद में इन्हीं स्ट्रक्चर को गोल्जी बॉडीज के नाम से जाना गया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट, यहाँ पर आपको फ्लैट और डिस्क शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सेक्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और ध्यान रखना है कि सिस्टर्नी जो हमें देखने को मिलती हैं, या तो हमें यहाँ पर गोल्जी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगी, या तो आपको यहाँ पर गोल्जी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं, या फिर आपको और कहाँ पर देखने को मिल जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको सिस्टर्नी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप सिस्टर्नी का साइज यहाँ पर देखोगे तो इसका साइज होता है 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे दीज आर स्टैक्ड पैरेलल, ये पैरेलली आपको देखने को मिल रहा है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसा करके पैरेलल फॉर्म में देखने को मिलेगा टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे वेरियस फॉर्म में आपको सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex। अब आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस के पास में, जो न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रक्चर होता है ऐसा करके उभरा हुआ पार्ट होता है, किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहे होंगे। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये गोल्जी बॉडी, ये हमारा गोल्जी बॉडी, ध्यान से समझना, ये हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक है, फिर यहीं पर आपको लाइजोसोम्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको फिर ये वैक्यूल देखने को मिल जाएगी। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये आपको लाइजोसोम देखने को मिल रहे हैं, और ये आपको वैक्यूल देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से चारों का अरेंजमेंट होता है, सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन है, फंक्शन इनका कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एक ही साथ देखने को मिल रहे हैं। देखना जरा, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सीक्रेशन होता है इसको पास कर दिया जाता है कहाँ पर, गोल्जी बॉडी का ये वाला पोर्शन जो होगा इसको हम लोग सिस
फॉर्म या सिस साइड कहते हैं। इसी को हम लोग कॉन्वेक्स, जैसे आपको पता है उभरा हुआ जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स कहलाता है। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स वाले रीजन में जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिक्रेशन होता है वो रिसीव किया जाता है। अब ये गोल्गी बॉडी क्या करेगा, इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग करना और मॉडिफिकेशन करना किसी भी मटेरियल को। तो ये मटेरियल को पैकेजिंग करता है और मॉडिफाई करने का काम करता है, और उसके बाद यहाँ से ये बाहर निकालता है। जब यहाँ से इसको बाहर निकालेगा तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। आगे मैं इसको अभी एनसीईआरटी को हम लोग रीडिंग करेंगे, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिए बहुत ध्यान से। तो इसके बाहर को जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव। और यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है उसको हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं, और जो कॉनकेव वाला होता है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसके अलावा ये जो सिस वाले है यहाँ पर हम लोग कहेंगे फॉर्मिंग साइड है। जितना भी सिक्रेशन हो रहा है अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जस्ट नया है, फॉर्मिंग होगी इसकी। और जब ये यहाँ से कॉनकेव वाले रीजन से निकलेगा तब ये मैच्योर हो चुका होगा, तब हम इसको कहते हैं मैच्योरिंग साइड है ये। ओके। फिर उसके बाद में इसको पहुंचा दिया जाता है जो भी इसका सीक्रेशन होता है कहाँ पर, लाइसोसोम के पास में। लाइसोसोम के पास में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ओके। इसके बाद में जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके आउटर कवरिंग जो टोनोप्लास्ट कहलाती है, इसके अंदर आपको सारा सेल का वेस्ट मटेरियल देखने को मिलता है। अब देखना, ध्यान से समझना, जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई है वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। समझना जरा। आपको सिस फेस देखने को मिला था, आपको सिस फेस यहाँ पर देखने को मिला था कॉन्वेक्स वाली साइड में। अब ये कॉनकेव स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पर कॉनकेव होगा उसको हम लोग ट्रांस ट्रांस साइड बोलते हैं, ट्रांस फेज बोलते हैं, द मैच्योरिंग फेज, इसी को हम लोग मैच्योरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट, दोनों ही एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, बट इंटरकनेक्टेड, लेकिन इंटरकनेक्टेड होंगे। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, जितना भी मटेरियल सिस फॉर्म ने रिसीव किया होगा वो ट्रांसफॉर्म की तरफ भेजेगा, और दोनों एक ही मटेरियल को आगे मॉडिफाई करेंगे, पैकेज करेंगे। इस तरीके का दोनों का कोऑर्डिनेशन रहता है, इंटरकनेक्टेड फंक्शन रहता है। आगे देखेंगे, द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछेगा कि भाई फंक्शन बता दो, गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे गोल्जी बॉडी का फंक्शन है मटेरियल को पैकेज करना, टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रा सेलुलर टारगेट्स, या तो इंट्रा सेलुलर टारगेट्स को ये डिलीवर करेगा, या फिर सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या फिर ये सेल के बाहर भी चीज़ों को भेज देता है, जैसी एज पर नीड, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकिल, जितना भी मटेरियल होता है वो वेसाइकिल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, पैकेज किया जाता है। फ्रॉम द ई आर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितना भी मटेरियल होगा वो यहाँ से ले लिया जाएगा और उसको पैकेज करना स्टार्ट किया जाएगा। फ्यूज विद द सिस फेस, इसको भेजा जाएगा पहले कहाँ पर, सिस फेस में ऑफ द गोल्जी apparatus, एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, और उसके बाद में ये भेजा जाएगा कहाँ पर, मैच्योरिंग फेस के साइड में। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन इन द क्लोज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है कि क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलता है। पूरा का पूरा काम इसका इंटरकनेक्टेड है। जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सीक्रेशन होगा वो गोल्जी बॉडी ही आगे फॉलो करता है, उसको आगे भेजता है, फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी। जो भी प्रोटीन बना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफाई कर दिया जाता है, गोल्जी apparatus का जो कि पार्ट होता है, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। ट्रांसफेस से रिलीज होने से पहले ये मॉडिफाई हो चुके होते हैं। गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है जहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। ये जब ग्लाइकोलिपिड हम लोग कह रहे हैं, मतलब क्या है ये इसका, जब शुगर के साथ में लिपिड जुड़ जाए तब हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और अगर शुगर के साथ में एक तरफ शुगर है जुड़ा हुआ, और क्या चीज़ है जुड़ा हुआ, प्रोटीन जुड़ा हुआ है, अगर प्रोटीन इसके साथ में जुड़ जाएगा तब हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और इस कंप्लीटली प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। अब ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि ग्लाइकोसाइलेशन बताओ कौन सा ऑर्गेनेल करता है, आपका आंसर जाएगा गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus वो सेल का ऑर्गेनेल है जो ग्लाइकोसाइलेशन में अपना रोल प्ले करता है, मतलब ग्लाइकोसाइलेशन परफॉर्म करता है। ग्लाइकोसाइलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिपिड और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ में ऐड किए जाते हैं। अगर ये लिपिड को कार्बोहाइड्रेट के साथ में ऐड करेंगे, शुगर के साथ में ऐड करेंगे, तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। और जब
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मीन्स शुगर और प्रोटीन आपस में जोड़ दिए जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तब हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेल का ऑर्गेनेल है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है, वो है लाइसोसोम। बात करेंगे हम लोग लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, क्या चीज़ें हैं, क्या करेगा, ध्यान से समझना। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड, इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड वैस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के बाद अंदर जो पैकेजिंग की प्रोसेस होती है, उसी के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है। द आइसोलेटेड lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होगा इनके पास में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। अब ये हाइड्रोलेज एंजाइम होते कौन कौन से हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके जो एंजाइम के नाम है, उन्हीं के नाम के हिसाब से इनका फंक्शन जुड़ा हुआ है। जैसे लाइपेज का काम क्या होगा, लिपिड को डाइजेस्ट करना, प्रोटीज का काम क्या होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना होता है। ओके, ऑप्टी ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव रहते हैं। दीज एंजाइम्स आर क्या, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, किसको डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, साथ ही साथ में न्यूक्लिक एसिड। अब अगर न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, न्यूक्लिक एसिड को आपको पता होना चाहिए, दो टाइप का होता है, एक आरएनए और एक डीएनए। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आरएनए को डाइजेस्ट करने की बात करेगा तो आरएनएज एंजाइम होता है, और डीएनए को डाइजेस्ट करने की बात करेगा तो डीएनएज एंजाइम होता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी है लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगला, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम लोग वैक्यूल के नाम से जानते हैं। वैक्यूल को देख लीजिए क्या है इसके बारे में। द वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इट कंटेन वाटर सैप, इसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे, और अदर मटेरियल जो कि यूजफुल नहीं होता है सेल के लिए, वेस्ट मटेरियल सारा का सारा आपको इस वैक्यूल के अंदर देखने को मिल जाएगा। द वैक्यूल इज बाउंड बाय एक सिंगल मेम्ब्रेन, जो इसकी होती है उस सिंगल मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, टोनोप्लास्ट। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90%। अगर आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख के आए हो अभी, तो आपने देखा था प्लांट सेल के अंदर बहुत सारा एरिया वैक्यूल ने कवर करके रखा हुआ होता है, और इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि जो प्लांट सेल होती है वहां पर आपको सेंट्रल लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल में या तो छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है। 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल इसने कवर किया हुआ होता है। आगे देखेंगे, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन gradient into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। कह रहा है वैक्यूल में आपका हायर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, किससे, साइटोप्लाज्म से अगर हम लोग कंपेयर करें तो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन वहीं पर हो जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल सारी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा होती हैं, आयंस वगैरह वहीं पर फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आगे देखेंगे, अगर आप अमीबा को देखते हो तो अमीबा के अंदर आपको किस टाइप का वैक्यूल देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर जाएगा भाई वहाँ पर हमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। ये करेगा क्या, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, इसका रोल होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और क्या करता है, एक्सक्रीशन में भी अपना रोल प्ले करता है। इन मैनी सेल्स, जैसे कि हम लोग प्रोटिस्ट की बात करेंगे, अगर आप प्रोटिस्ट के अंदर देखोगे तो आपको वहाँ पर फूड वैक्यूल देखने को मिलता है, और अगर आप एनिमल सेल की बात करोगे तो वहाँ पर या तो होगा तो छोटे साइज में होगा, और अगर वरना होता ही नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो छोटे साइज में होगा, या फिर वहाँ पर होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपने चार सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपको जो चार पार्टिकल्स, जो चार सेल के ऑर्गेनल्स देखने को मिले, वो कौन कौन से थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। सबके बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चीजें, सारी चीजें आप लोगों ने डिटेल में देख चुके हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपना अगला सेल का जो ऑर्गेनल है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तब हम इसको माइटोकॉन्ड्रियन के नाम से जानते हैं। एनालाइज स्पेसिफिकली स्टैंड, यहाँ पर भी आप जब इसको स्टैंड करोगे तभी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट
स्ट्रक्चर होता है, आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप का यूज करोगे डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जब तक इस पर स्टेनिंग ना की जाए, जब तक इसको कलराइज ना किया जाए। द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड। अगर आप शेप और साइज की बात करोगे तब भी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर कितना, 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। एवरेज की अगर आप बात करोगे तो इसका 0.5 माइक्रोमीटर एवरेज इसका साइज हमें देखने को मिलेगा। अगर आप लेंथ की बात करोगे तो इसकी लेंथ 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है, और यहाँ पर आपने इसका डायमीटर देख लिया 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ओके, आगे देखते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल। जितना आपको सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो भी देखने को मिलता है, आप देखोगे इसको कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखना जरा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। आपको यहाँ पर एक्वस कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। एक आउटर कंपार्टमेंट बनाएगा और एक क्या बनाएगा, इनर कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, और इस होमोजीनस सब्सटेंस का नाम क्या है, मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको जो फ्लूइड देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड का नाम क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस, बाहर वाली जो लेयर होती है वो तो कंटिन्यूअसली होती है, चारों तरफ आपको कवरिंग करते हुए देखने को मिलेगी, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। द इनर मेम्ब्रेन की अगर आप बात करोगे, अंदर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर आपको इनफोल्डिंग मींस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। अगर आप सिंगल की बात करोगे तो क्रिस्टा इसको बोला जाएगा। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, जो किसकी तरफ हमें देखने को मिलते हैं, मैट्रिक्स की तरफ, अंदर की तरफ हमें देखने को मिलेंगे। आगे देखेंगे। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। आपको कहीं पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई या माइक्रो विलाई, इस तरीके से कहीं पर भी देखने को मिलते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया को। ध्यान रखना इतनी बात को, ठीक है। आगे देखिए। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी। इनका काम होता है सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस जब ये सेलुलर एनर्जी को करते हैं, इसी बेस पर इनको क्या बोला जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही पॉपुलर लाइन है इस चैप्टर की, के पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो किस फॉर्म में करता है, तब आपका आंसर जाएगा एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म अगर आप लोग को पता है फटाफट से कमेंट करके मुझे अभी रुक जाओ, पॉज करो और अभी के अभी बताओ कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी। ओके, द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ आपको आरएनए के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, इनका अपना खुद का राइबोसोम होता है जो कि 70s टाइप का होता है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपोनेंट्स जो कि रिक्वायर होते हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीजन होगा वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, फिजन के थ्रू होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आपको शुरू में ही बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया और एक स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ही स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, अपना खुद का राइबोसोम लेकर के चलते हैं जो कि 70s टाइप का होता है, और इनके अपने खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है जो सर्कुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके पास में कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और इनके पास में प्रोटीन भी होती है। ये सारी चीज़ें इनके पास में होने की वजह से इन ऑर्गेनेल को हम लोग एक नाम देते हैं जो कि क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने एनसीईआरटी के अंदर। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लगभग
एक इंडिपेंडेंट सेल की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में अपना खुद का डीएनए, अपने खुद के आरएनए, अपने खुद के प्रोटीन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और ये दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। ओके। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा, 70s टाइप का। यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर आप साइटोप्लाज्म को देखोगे वहां पर आपको राइबोसोम कौन सा देखने को मिलेगा, 80s टाइप का। ये बात मैंने शुरू में जब राइबोसोम के बारे में बताया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, आप वहां पर देखो, चेक करो, वहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अगला अपना टॉपिक आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में जान लेते हैं, क्या होते हैं प्लास्टिड्स। ध्यान से समझेंगे, प्लास्टिड्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, इनका फंक्शन क्या होगा, ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वहां पर आपको प्लास्टिड देखने को मिलेंगे। दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए आसानी से इनको देखा जा सकता है। दे आर लार्ज, माइटोकॉन्ड्रिया से अगर हम कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा बड़े हमें देखने को मिलते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनके पास में, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स, और जिसकी वजह से ये प्लांट्स को अलग अलग टाइप के कलर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तीन पार्ट में इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा होगा, एक तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, और एक क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, और एक क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ऐसे मुझे बताओ तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कलर लेस होता है, जहां पर आपको कलर देखने को नहीं मिलता। आगे बढ़ने से पहले ईमानदारी से ऐसे फटाफट से टाइप करो और जल्दी से कमेंट कर दो कि कौन सा ऐसा यहाँ पर आपको पार्ट देखने को मिल रहा है जो कलरलेस होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, अगला जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट आपको जो देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी पाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रैपिंग करता है लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करेगा, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ये बात हम लोग 8th 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल मीन्स, यहाँ पर आपको कैरोटीनॉइड देखने को मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिगमेंट्स लाइक जैसे कि कैरोटीन हो गए, जेंथोफिल हो गए, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड अदर आर प्रेजेंट, कुछ और भी यहाँ पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मेंशन कर रखा है कैरोटीन जेंथोफिल को, इनको ध्यान रखना। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कलर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, तीन कलर, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप इसको याद कर सकते हो कैसे, आपको लिखवाया है RO बाय, रॉय करके याद कर सकते हो। ये क्या हो गया, रेड कलर देगा, ओ क्या हो गया, ऑरेंज कलर देगा, और बाय क्या हो गया, ये आपको येलो कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है। इन द केस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, किस केस में, क्रोमोप्लास्ट में। आगे देखते हैं, द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। ये कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अब हम लोग, ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ऑफ वेरिड शेप एंड साइज, इनका आपको साइज और शेप वेरियस फॉर्म में देखने को मिलता है। विद द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, अब यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इन द केस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन सा हो सकता है, अमाइलोप्लास्ट हो सकता है। ये क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च को स्टोर करने का काम करेगा, जैसे कि पोटैटो, ठीक है। एलायोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये स्टोर करता है किसको, फैट को, सॉल्युबल, ये फैट को स्टोरेज करने का काम करेगा, लिपिड को स्टोरेज करने का काम करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट का आपको प्लास्टिड फॉर्म देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एलयूरोप्लास्ट। ये स्टोर करता है किसको, प्रोटीन को। तो आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट आपको तीन पार्ट में डिवाइडेड फॉर्म देखने को मिलती है। या तो ये अमाइलोप्लास्ट हो सकता है, या तो ये फिर इलायोप्लास्ट हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, एलयूरोप्लास्ट हो सकता है। सबका अलग अलग फंक्शन है, एक कार्बोहाइड्रेट को करता है स्टोर, एक लिपिड को करता है, और एक प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें अभी तक आपने प्लास्टिड से रिलेटेड पढ़े हैं। अब आगे देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का कुछ आपका जो स्ट्रक्चर होता है। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये किसका है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आते हो। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो, ये बाहर की मेम्ब्रेन है और ये अंदर की मेम्ब्रेन है। क्योंकि यहाँ पर जो बाहर और अंदर की मेम्ब्रेन, इसीलिए हम लोग कहते हैं
ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ग्रेनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेनम। इसके अलावा आपको ये ऊपर वाला जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग थाइलाकॉइड के नाम से जानते हैं। ये अंदर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है जिसने एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ करके रखा हुआ है, इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमले के नाम से जानते हैं, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान से समझना इस बात को, आगे देखेंगे यहाँ पर ये पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लांट्स, मीन्स जो हमें ये देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होगा? प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होगा। अब प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वो कहाँ पर होगा? मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स कहाँ पर होते हैं? लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो लीव्स है, और लीव्स के अंदर आपको सेल मिलेंगी मीजोफिल। मीजोफिल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। दीज आर लेंस शेप्ड, कैसे हो सकते हैं? ये लेंस शेप्ड हो सकते हैं, ओवल शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप्ड हो सकते हैं, डिस्क्वायर्ड शेप हो सकते हैं, रिबन शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग शेप में हो सकते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था इसको एक ट्रिक के साथ में। इनका जो ट्रिक है वो क्या है? LORDS, लॉर्ड्स। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको लेंस शेप हो गया, ये आपको देखने को मिल रहा है ओवल शेप, ये आपको रिबन शेप, ये आपको डिस्क शेप, ये आपको क्या मिल रहा है? स्फेरिकल शेप। अलग अलग शेप के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ ऑर्गेनेल्स हैविंग अ वेरिएबल लेंथ, आपको देखने को मिलती है कितनी? 5 से 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। और अगर विथ की बात करोगे तो 2 से 4 माइक्रोमीटर इसकी विथ होती है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 टू 1 पर सेल। अगर एक सेल के अंदर आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिले तो ऐसा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है, मीन्स जो कि ग्रीन एल्गा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें लगभग 20 से 40 अगर पर सेल आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा में कहाँ पर देखने को मिलेगा? मीजोफिल सेल, मीन्स प्लांट सेल के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देख आगे लिखा है ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, अंदर वाली जो होती है वो लेस परमेबल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड स्ट्रोमा, अंदर की तरफ आपको जो फ्लूइड देखने को मिलेगा उस फ्लूइड का नाम क्या है? स्ट्रोमा। अंदर की तरफ जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो स्ट्रोमा है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड, कह रहा है जो आपको ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड का काम होता है ये ट्रैप करता है एनर्जी, यहीं पर एनर्जी ट्रैप होती है सनलाइट की, जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लाइट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, जो कि स्ट्रोमा में ही पाए जाते हैं। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन द स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ द क्वाइन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रेना के नाम से जानते हैं। अगर आप सिंगुलर फॉर्म देखोगे तब हम इसको क्या कहेंगे? ग्रेनम। तो एक ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये ग्रेनम है, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये ग्रेनम है, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये ग्रेनम है। ये सारे जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ये क्या कहलाएंगे? ग्रेनम कहलाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हो, ऐसे करके ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? ये सारे के सारे जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा पूरा ग्रुप आपको जो देखने को मिल रहा है ये प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म के लिए टर्म यूज करते हैं क्या? ग्रेना। क्या यूज करेंगे इसके लिए टर्म? ग्रेना। ठीक है, आगे देखेंगे द इंटीग्रल thylakoids in addition there are flat membrane tubules called the stroma lamella, कह रहा है जो ग्रेनम को एक दूसरे से कनेक्टेड करके रखता है उस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोमा लैमली, कनेक्टिंग द thylakoids of the different ग्रेना, अलग अलग ग्रेना के जो thylakoids होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। द membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen, आपको बताया था मैंने कि जो आपको थायराकॉइड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसके अंदर जो स्पेस होती है उस स्पेस का नाम है ल्यूमेन। The stoma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and protein, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। It also contain small डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, अब मैंने आपको बताया था कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं लगभग। मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोसोम, आपको यहाँ पर भी राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएंगे, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए देखने को मिल जाएगा, कुछ प्रोटीन देखने को मिल जा रहे हैं। इसी वजह से इसको भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ही कंसीडर करते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर क्या करते हैं? ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पर? थाइलाकॉइड्स के अंदर। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का होगा? 70s टाइप का आपको देखने को मिलता है। जबकि साइटोप्लाज्म में आपको कौन सा राइबोसोम देखने को मिलेगा? 80s टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। सो वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो फटाफट से मुझे
थम्स अप करके बता दो कि भाई यहाँ तक चीज़ें सारी समझ में आ चुकी हैं। बता दो जल्दी से, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं? बोलो भाई। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अब अगला टॉपिक अपना कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में यहाँ पर देख सकते हो जो चीज़ें हम लोग अभी लगातार पढ़ते हुए आए हैं, क्या चीज़ें। राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, पहली बार इसको ऑब्जर्व्ड किया गया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि डेंस पार्टिकल्स के फॉर्म में देखने को मिले। और ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज प्लाडे। कब किया इन्होंने ऑब्जर्व? 1953 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, किस चीज़ के बने हुए होते हैं ये? राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए के बने हुए होते हैं। एंड प्रोटीन्स, और यहाँ पर प्रोटीन देखने को मिलेगा। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, अगर आप यूकैरियोटिक सेल देख रहे हो 80s राइबोसोम पाया जाएगा। वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होगा वो कौन सा वाला होगा? 70s होगा। यूकैरियोटिक का जो हो रहा है वो 80s हो रहा है और जो प्रोकैरियोटिक का हो रहा है वो 70s टाइप का देखने को मिलेगा। ईच राइबोसोम्स हैज टू सब यूनिट, हर एक राइबोसोम के दो सब यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, ठीक है। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s की अगर हम लोग बात करेंगे तो लार्ज सब यूनिट होगी इसकी 60s और स्मॉल होगी कौन सी? 40s। 80s की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग 70s वाले राइबोसोम की बात करेंगे तो इसका जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50s और स्मॉल जो सब यूनिट होता है वो 30s। अब यहाँ पर जो S है वो क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट है ये। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस हम लोग कराते हैं जिसमें क्या होगा? डेंसिटी हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं। डेंसिटी मेजर करेंगे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के थ्रू। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड द साइज। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, दोनों के दोनों राइबोसोम दो दो सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है। एक आपको देखने को मिल रहा है ये वाला सब यूनिट और एक आपको देखने को मिल रहा है ये सब यूनिट, ये है स्मॉल और ये वाली कौन सी है? लार्ज सब यूनिट। जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है। अगर ये 50s है और ये 30s है तब हमारे पास में ये वाला जो राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा? 70s का होगा। और अगर यहाँ पर हम लोग 60s कर दें और यहाँ पर हम लोग 40s कर दें तब हम लोग क्या कहेंगे? इस वाले राइबोसोम को 80s टाइप का राइबोसोम हमारे पास में ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बता दो जल्दी से अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। जल्दी बोल दो कि हाँ भाई यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी। फटाफट से सारे लोग का आंसर आ जाना चाहिए कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक चीज़ यहाँ पर आप और मेंशन कर सकते हो, हालांकि बहुत ही रेयरली चांसेस होते हैं जो आपसे पूछा जाता है। ये एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट दोनों को जोड़ने का जो काम होता है, एक आयन होता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम आयन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर वो अपना रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम आयन अपना रोल प्ले करेगा। मैग्नीशियम आयन जो होगा वो क्या करेगा? लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है। ओके, साइटोस्केलेटन देखते हैं हम लोग। साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होगा, यहाँ पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट होता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। कलेक्टिवली अगर आप बात करोगे इसको आप लोग साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। द साइटोस्केलेटन एक्चुअल में ये सेल का फ्रेम बनाता है। सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मैनी फंक्शन, जैसे कि क्या काम करेगा ये? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करेगा, और ये मेंटेन रखता है क्या? शेप को। सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करने का काम भी साइटोस्केलेटन का होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। इसके आगे की जो कहानी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।